लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। आजकल चुनावी रैली में ऐसा माहौल तो दिखता ही होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। असल में ये नेता नहीं बल्कि बाहुबलियों का ट्रेडमार्क होता था। याद है ना साहबुद्दीन की वो कहानी, जब वो अपने गॉड फादर के लिए रैली निकालते थे और कहते थे लहंगा पर न कोच पर, मुहर लगेगी मोच पर। इसके अलावा भी बहुत लाइनें सुनते होंगे आप, अरे हमसे जो टकराएगा, या फिर वो वाला है ना, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा। पर सवाल यह है कि अब बिहार में कितने बाहुबली हैं जिनका दबदबा बचा हुआ है? कौन है जिसका बाहुबल कमाल दिखाएगा, अपने पार्टी को वोट दिलाएगा? आखिर कौन है बिहार का टॉप बाहुबली नेता? क्योंकि बिहार में बाहुबली शब्द सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था को दिखाता है। ये वो लोग हैं जिनकी ताकत बंदूक की नोक पर पली बढ़ी है, जिन्होंने अपने इलाके में एक छत्र राज स्थापित किया है और फिर उसी ताकत को वोटों में भुना कर विधानसभा और संसद तक पहुंचे। साल 2025 का चुनाव भी कोई अलग नहीं होगा। इस बार भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जेल के सलाखों से निकलकर या पुराने मुकदमों के बावजूद चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब हैं। वैसे बिहार में अपराध और राजनीति का ये मेल कोई नई बात नहीं है। विधायकों की बात करें तो राज्य के 66% विधायकों ने खुद अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 49% पर तो हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। एडीआर की माने, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, तो उनकी रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 73% सांसदों पर भी आपराधिक आरोप है। इनके नाम हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे संगीन इल्जाम जुड़े हैं, लेकिन जनता इन्हें अपना मसीहा भी मानती है। और इसके साथ ही जातिगत समीकरण, वोट बैंकों की राजनीति और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन ने इन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। इसलिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सबके साथ कोई ना कोई बाहुबली खड़ा है। अब देखना यह है कि बिहार में किस क्षेत्र में कौन से बाहुबली का सिक्का चलेगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र के बाहुबली के बारे में सब कुछ मैंने बताया या नहीं, कहीं कोई छूट तो नहीं गए। सबसे पहले बात शुरू करते हैं उस नाम से जो डॉक्टर डॉन के नाम से भी जाने जाते हैं। पूरा नाम नरेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें सुनील पांडे के नाम से जाना जाता है, और ये बिहार के एक प्रमुख बाहुबली हैं जिन्होंने भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन पर पीएचडी करने के बाद डॉक्टर डॉन की उपाधि हासिल की है। उनकी राजनीतिक हैसियत तब और भी काफी बढ़ गई जब उन्होंने साल 2000 में त्रिशंकु विधानसभा के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ राम सिंह, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह सहित कई गिरोह के सरगनाओं को सफलतापूर्वक एक साथ लाया। ये पीरो तरारी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। शुरू में समता पार्टी के साथ, फिर जेडीयू के साथ और बाद में एक निर्दलीय के रूप में। हालांकि अगस्त 2024 में वे भाजपा में शामिल हो गए। सुनील पांडे की आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, अपहरण और लूट सहित 40 से अधिक मामले दर्ज है। उनके 2010 के चुनावी हलफनामे में 23 एफआईआर भी लिस्टेड थी। वहीं उनका नाम 2003 में जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र के अपहरण में भी आया था, जिसके लिए उन्हें 2008 में दोषी भी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने बाद में 2010 में उन्हें बरी कर दिया। उन्हें 2012 में रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में भी फंसाया गया था। उन्हें 2015 में आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। कभी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जेल में रहे डॉक्टर डॉन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
बात अगर मौजूदा चुनाव की करें तो भाजपा में उनका हालिया प्रवेश और उनके बेटे विशाल प्रशांत को तरारी उपचुनाव के लिए टिकट दिया जाना साफ साफ दिखाता है कि पार्टी हो ना हो, बाहुबली के शाहबाद क्षेत्र यानी कि रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर में उनके प्रभाव का फायदा तो जरूर लेना चाहेंगे। नंबर 2 पर बात करते हैं राजपूतों के शेर कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह की, जिनके बारे में मैंने काफी कुछ पप्पू यादव वर्सेज आनंद मोहन वाले कहानी में बताया था कि जेपी के आंदोलन से निकलकर इस बाहुबली ने कोसी बेल्ट में बहुत भौकाल काटा है, जिनकी पप्पू यादव और पिछड़ी जाति के खिलाफ एक लंबी अदावत की कहानी है जो खून से लाल है। पर इनके ऊपर जो सबसे बड़ा कांड का आरोप है वो साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाना है, जिसके लिए साल 2007 में एक ट्रायल कोर्ट में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिससे वो आजादी के बाद मौत की सजा पाने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। पटना हाई कोर्ट ने 2008 में उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसे 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। बाकी बात चुनाव की करें तो उनकी रिहाई को 2025 के चुनाव से पहले राजपूत वोटों को मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। उनके बेटे चेतन आनंद पहले से ही शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं, जो उनके परिवार की राजनीति में कंसिस्टेंट प्रेजेंस को दर्शाता है। वहीं जेल में होने के बावजूद भी आनंद मोहन का सहरसा सुपौल बेल्ट पर प्रभाव कम नहीं हुआ है और उनसे उम्मीद की जाती है कि जिस गठबंधन का समर्थन वो करेंगे उसके लिए सक्रिय रूप से वो प्रचार करेंगे और समर्थन जुटाएंगे। अतीत में राजपूतों और भूमियारों को ओबीसी के खिलाफ एक साथ लाने में उनकी क्षमता जातिगत गोलबंदी के लिए उनकी ताकत को दिखाती है, जिस पर हर राजनीति पार्टी की नजर रहती है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह अपनी शानदार जीवन शैली और पटना जिले के मोकामा, बाढ़, ताल दियारा में मजबूत स्थानीय प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वो 2005 से मोकामा से 4 बार विधायक रहे, 2 बार जेडीयू के टिकट पर, 1 बार निर्दलीय और आखिर में आरजेडी के टिकट पर। उन्होंने 2020 का चुनाव तो जेल में रहते हुए ही जीत लिया था। बाढ़ क्षेत्र में जातिगत लड़ाइयों के दौरान वे अपने भूमियार समुदाय के रक्षक के रूप में भी उभरे थे। अनंत सिंह पर 38 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 7 हत्याएं, 11 हत्या के प्रयास और 4 अपहरण के मामले शामिल है। 2022 में उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके कारण उन्हें बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, यानी कि उनकी विधायकी छिन गई। उनकी कैद के बावजूद उनका प्रभाव मजबूत बना रहा, जैसा कि उनकी पत्नी नीलम देवी ने उनकी अयोग्यता के बाद आरजेडी से टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीत कर दिखाया। उसी सीट से जहां से अनंत सिंह की विधायकी छिन गई, उसी सीट से उनकी पत्नी उनके प्रभाव के कारण जीत भी गई। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिन के लिए पेरोल पर रिहा भी किया गया था और उन्होंने मुंगेर में जेडीयू के ललन सिंह के लिए प्रचार भी किया था और बाहुबली अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ ललन सिंह को जीत भी दिलवाई। ऐसे में वो अपने एरिया में इस चुनाव में क्या क्या रंग दिखाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और यहाँ पर एक सवाल, क्या चुनाव से पहले फिर से अनंत सिंह बाहर आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। राजेश रंजन, जिन्हें लोग पप्पू यादव के नाम से जानते हैं और पप्पू यादव के नाम से ही जानते हैं, 1990 के दशक से ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। वे अक्सर जरूरतमंदों की मदद करके रॉबिन हुड की छवि बनाते रहे हैं। बाढ़ हो या सुखाड़, हर जगह पप्पू यादव मदद करते हुए दिख ही जाते हैं इन दिनों। खास तौर पर इन दिनों तो उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब उन्होंने एक पत्रकार के हाथ में ही पैसा थमा दिया था। मतलब अजब गजब किस्सा होता है पप्पू यादव जी का भी, तो ये चलता ही रहता है। बाकी उनके बारे में बताते हैं। उन्हें 6 बार लोकसभा के लिए चुना गया है और उन्होंने पूर्णिया और मधेपुरा जैसे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी किया है। कभी निर्दलीय तो कभी समाजवादी पार्टी, लोजपा और आरजेडी जैसे विभिन्न पार्टी के बैनर तले वो काम करते हुए नजर आए हैं राजनीति में। हालांकि 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी
जन अधिकार पार्टी भी शुरू किया था, जिसका बाद में 2024 में कांग्रेस के साथ विलय हो गया। बाकी पप्पू यादव से जुड़े अपराध की बात करें तो बहुत केस है, लेकिन जिसमें उन्होंने काफी लंबी सजा काटी वो पूर्व विधायक अजीत सरकार का मामला था, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। उन्हें 2008 में हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसने शुरू में उन्हें भविष्य के चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया। पटना उच्च न्यायालय ने 2009 में भारतीय संसदीय चुनाव लड़ने की उनकी याचिका खारिज भी कर दी थी। फिर बाद में उन्हें 2014 के आम चुनाव से पहले हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने और जीतने की अनुमति मिल गई। उनके आपराधिक मामले लगातार ज्यादा रहे हैं। 2019 में 31 लंबित मामले थे, जो 2024 में बढ़कर 41 हो गए हैं। बाकी इन तमाम आरोपों के बाद भी पूर्णिया से 2024 में लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जीत हासिल की, जहां उन्होंने जेडीयू और आरजेडी दोनों उम्मीदवारों को हराया। यही चीज सीमांचल क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रभाव को दिखाती है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की नजर उन पर बरकरार रहेगी और इन दिनों आप आरजेडी को लेकर पप्पू यादव की खबर भी सुनते ही होंगे। अब नंबर 5 पर बात करते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव की, जिन्हें अक्सर मगध सम्राट कहा जाता है और जिनकी रॉबिन हुड छवि है। वो राष्ट्रीय जनता दल के एक सीनियर नेता है। उनका एक लंबा राजनीतिक करियर है, जिनमें बेलागंज से 6 बार विधायक और 1 बार सांसद बनना भी शामिल है। वो 1990 से 2020 तक बिहार विधानसभा के लिए लगातार 8 बार चुने गए हैं। 8 बार, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि निरंतर लगातार जीत ही जीत। और तो और बिहार के महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बिहार के इन्हीं नेता के आपराधिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कम से कम 17 मामले लंबित हैं, जिनमें पॉक्सो एक्ट के तहत और इसके अलावा 2011 में डॉक्टर की पिटाई का भी एक मामला शामिल है। यहां तक कि उनके 2024 के चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ 9 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इन आरोपों में हत्या का प्रयास, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना, दंगा, लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा, मानहानि और महिला के खिलाफ अपराध की धारा भी शामिल है। लेकिन इन तमाम आरोप पर नेताजी का दावा है कि इनमें से ज्यादातर जो मामले हैं उनके राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में तुच्छ आधार पर दर्ज किए गए थे और उन्हें किसी में भी दोषी साबित नहीं किया गया। यानी कि कुल मिलाकर नेताजी कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक आरोप था, मैं तो एकदम साफ हूं। हालांकि बाहुबलियों पर आरोप और आरोप के बाद जो भी सारी चीजें होते वो सारा खेल तो अब तक आप कहानी देखते हुए समझ गए होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी बात चुनाव की करें तो सुरेंद्र प्रसाद यादव का मगध क्षेत्र में इंपॉर्टेंट एक तरह से कहें तो प्रभाव है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और अरवल जिले शामिल है। एक मौजूदा मंत्री और जहानाबाद से हाल ही में चुने गए सांसद के रूप में वे 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए आरजेडी की वोट बैंक को मजबूत करने और दक्षिणी बिहार में अपने प्रभाव का विस्तार करने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और लोकसभा में उनकी पिछली जीत इस बात की गवाही देती है। हालांकि छोटे बड़े बाहुबली और भी हैं और ये वो नाम हैं जो खासा दमखम रखते हैं। आगे हम आपको उन बाहुबली और उनके परिवार की भी कहानी सुनाएंगे जो इस चुनाव में अपने आन बान शान की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम शहाबुद्दीन के परिवार का है। क्योंकि शहाबुद्दीन के बाद उनके परिवार का जो आप हाल देखिए राजनीतिक तौर पर, तो वो चुनाव न के बराबर ही जीत रहे हैं। शहाबुद्दीन कहाँ एक के बाद एक सारे चुनाव जीतते गए थे, लेकिन उनका परिवार हर चुनाव हार रहा। तो ऐसे में एक बार फिर से चुनाव जो है उनके लिए कांटे की टक्कर और एक तरह से कहें तो उनका निर्णायक घड़ी होगा। तो उस कहानी पर भी हम आएंगे कि बाहुबली के परिवार का अब दमखम कैसा है। बाकी आज की कहानी में मुझे लगता है कि बिहार के बहुत सारे जिला का मैंने नाम लिया है और उससे जुड़े जो भी बाहुबली है उनके बारे में भी बताया है। तो आपके क्षेत्र में से कौन कौन से लोग टकरा रहे हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जिन जिला का नाम छूट गया है वो भी अपने बारे में बताइएगा कि आपके यहाँ कोई बाहुबली है या नहीं, कैसा चुनाव का माहौल है।
और अपराध से जुड़े क्या मामले हैं जो सामने नहीं आए हैं, नहीं आ रहे हैं, उन सब के बारे में आप लिखिएगा। खुद जो मेरा शहर है वो इस पूरे लिस्ट में कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने अपने शहर में कभी बाहुबली वाला कोई माहौल नहीं देखा है। छोटी मोटी चीज़ तो होती रहती है, लेकिन बड़े लेवल पर जो नाम हो कोई, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपके शहर का क्या हाल है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम 1 लाख परिवार के बहुत ही करीब है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम 3-4 हज़ार दूर हैं 1 लाख के परिवार से। जब तक लगता है ये वीडियो आएगा तब तक 1 लाख पूरे हो चुके होंगे। बाकी आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए ताकि अपना ये सफ़र जो है काफ़ी लंबा जाए। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।